श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं और सभी प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा स्वागत करता हूँ। सभी को प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार। बहुत प्रसन्न हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत प्रसन्न होंगे। पिछले वीडियो में हमने जहाँ पर बात ख़त्म की थी वास्तु के सब्जेक्ट की, वो गुरुजी द्वारा रचित माटी का नन्हा सा दीपक, इसकी कुछ लाइनें थी जो एक भाव था अपनी बात को रखने का। और अभी तक जो था वो जिज्ञासावश था। अब जितनी भी पढ़ाई रहेगी वो धीरे धीरे आप स्वतः समझते जाएंगे कि हम टेक्निकल होते जा रहे हैं। लेटेस्ट अभी कुछ फ्लैट्स का वास्तु चेक किया तो ईश्वर ने इतना लग्जरी भर भर के दिया है, इतना भर भर के लग्जरी दिया है लोगों को। इतना समय नहीं है उनके पास कि वो किसी भी इक्विपमेंट को रिपेयर करा सके। वो डायरेक्ट पुराने को नए से रिप्लेस करते हैं और पुराने को भी रख लेते हैं। तो ऐसे उनके यहाँ पुराना इतना सारा रखा हुआ है और इतना गिफ्ट में मिला हुआ सामान है कि वो फ्लैट भरता 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 ही जा रहा है। सब कुछ बहुत लग्जरी। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बंडल समस्याओं का भी है। क्यों रखना इतना सामान? वापसी का टिकट कंफर्म है, साथ कुछ ले नहीं जा सकते, उसके बावजूद भी हम यहाँ इतना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम क्या उस गुबरैले कीड़े जैसे नहीं हो गए जो बहुत सारा गोला गोबर का बनाता रहता है और जब वो अपने बिल के पास पहुँचता है तो उसे लगता है अरे ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, ये अंदर तो जाएगा नहीं बिल में। तो फिर पूरे दिन उसको बनाने का जो उसने प्रयास किया वो तो ज़ीरो हो गया। हाँ, कुछ रातें चैन की मिल जाती हैं, कुछ सुकून का हो जाता है, थोड़ा सा दिखावा हो जाता है, एक दो चीज़ें बना लेते हो, पर क्या एक्चुअली मज़ा ले पा रहे हो लाइफ का? छोड़ो, डजंट मैटर। अब शुरू करते हैं वास्तु की थोड़ी सी टेक्निकल होती हुई पढ़ाई पर। बाहर की आवाज़ों पर ध्यान ना दें, सफाई कर्मी मार्केट में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए वास्तु, और ये हेडिंग जो है वो इंग्लिश में रहेगी VAASTU। वैसे तो वास्तु को VASTU ही लिखा जाता है, पर वास्तु का पूरा अर्थ समझाने हेतु गुरुजी ने इसमें एक ए और बढ़ा दिया, बोले वास्तु कर देते हैं। तो अब एक एक अक्षर का हम अर्थ समझ लेते हैं तो वास्तु की परिभाषा किसी को भी बताने के लिए आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगी और सरलता भी हो जाएगी। तो खड़े खड़े लाइनिंग में ऊपर से नीचे की तरफ एक एक लाइन में एक एक अक्षर लिखेंगे। V, उसके नीचे A, उसके नीचे A, उसके नीचे S, उसके नीचे T और लास्ट में U। सभी के आगे डैश लगा देंगे और डैश लगाने के बाद लिखना है
वी के आगे लिखिए वैदिक, VEDIC। ए के सामने लिखिए एडवाइज़र टू, ADVISER, TO, ये अलग रहेगा। दूसरे ए के सामने लिखिए आर्किटेक्चरल, ARCHITECTURAL। वैसे ये बताना नहीं चाहिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं पहले से, पर मान लीजिए आपने जल्दबाजी में कुछ लिखा और वो कुछ का कुछ हो गया है? ये पूरा करते हैं, फिर एक कहानी सुनाते हैं। एस के आगे लिखिए स्ट्रक्चरल, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल। टी के आगे लिखिए टेक्नोलॉजिकल, TECHNOLOGICAL। यू के आगे लिखिए अपलिफ्टमेंट, UPLIFTMENT, अपलिफ्टमेंट। ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिए नीचे, वो भी इंग्लिश में रहेगी। वास्तु शास्त्र इज एन अप्लाइड साइंस। इसमें वास्तु में डबल ए बनाना जरूरी नहीं है, वहाँ पर डिफाइन करना था, इसलिए डबल ए बनाया। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालिए, वास्तु और वस्तु। वस्तु और वास्तु एक दूसरे के पूरक हैं। अगला हेडिंग ग्रह वास्तु। जिस घर में रहते हुए हम जीवन यापन करते हैं या जन्म से मृत्यु तक हम जिस को ग्रह बनाकर एक साथ रहते हैं, उसी व्यवस्था को ग्रह वास्तु कहते हैं। ये छोटे छोटे से आपको दिए जा रहे हैं उदाहरण के रूप में, कि आप कहीं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, कहीं किसी से मिलने जाएं, कि कोई एक्चुअल में परिभाषा जानना चाहता है वास्तु मतलब क्या, तो आप उसे बता सकें। ठीक है ना। अगली हेडिंग है पूर्व वास्तु। जीवन को सरल बनाने व समूह में एक व्यवस्था के साथ मिलजुल कर रहने के स्थान को कहते हैं पूर्व वास्तु। इसी व्यवस्थित स्थान निवास को नगर, शहर, कस्बा भी कहते हैं। इन सभी को पूर्व वास्तु कहते हैं। अगली हेडिंग लिखिए विरोधाभासी। जिस जगह पर दो प्रकार के सूत्र प्राकृतिक रूप से प्रयोग में लिए हैं तथा उनका प्रभाव भी पूरे शहर क्षेत्र में दिखाई देता है, उसे हम विरोधाभास के रूप में देखते हैं। जैसे
हेडिंग है, लिखेंगे आगे। चंडीगढ़ शहर में सौंदर्य तो हर तरफ है, वह शहर काफ़ी खूबसूरत है, पर दूसरी तरफ ही वहाँ पर विरोधाभास भी देखने को प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। अब इसकी ब्रीफिंग कर लेते हैं। हमने पहले हेडिंग वास्तु डलवाया, उसके बाद में वास्तु को ऊपर से नीचे की दिशा में लिखा, फिर उसका इंग्लिश पैटर्न लिखा। तो वैदिक एडवाइज़र वेदों की चीज़ों का जो विशेष विश्लेषण करके दे सके उसे कहते हैं एडवाइज़र। जो सलाह दे सके, उसको समझता हो। आर्किटेक्चरल, उसका आर्किटेक्ट कैसे होगा, उसका जो सिविल वर्क है उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसमें कैसे लाइट का काम, प्लम्बरिंग का काम, इंटीरियर, सिचुएशनल, सब कुछ। और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, किस तरीके से उसकी रॉ एक डिज़ाइन बनेगी, उसके हिसाब से उसको मजबूती देते हुए मटेरियल के साथ में बनाना। और उसको बनाने के लिए जिस भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उसको टेक्नोलॉजिकल कहा गया है। अपलिफ्टमेंट, किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ उठाना, मतलब और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने को अपलिफ्टमेंट कहेंगे। वास्तुशास्त्र इज़ एन अप्लाइड साइंस। अब आर्किटेक्ट आ गया, स्ट्रक्चरल आ गया, स्ट्रक्चरल आ गया, सॉरी जबान अटक गई। टेक्नोलॉजिकल आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, अपलिफ्टमेंट आ गया। सब कुछ तो साइंस से ही जुड़ा है ना। वास्तु और वस्तु, वस्तु और वास्तु एक दूसरे के पूरक है। दिशाओं का खेल है, दिशाओं की ऊर्जाओं का खेल है। दिशाओं की ऊर्जाओं के खेल को हम जैसे जैसे पढ़ते और समझते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आएगा कि किस तरीके से कौन सी वस्तु किस दिशा के किस जोन में रखने से उसका असर बदल जाता है। वही चीज़ किसी एक जोन में, किसी एक दिशा के एक पार्ट में वो बहुत शुभकारी है, वही बगल के 1 फीट के अंतर पे अगर रख दी जाए तो वो अनिष्टकारी हो जाती है। गृह वास्तु, जिस घर में रहते हुए हम जीवन यापन करते हैं, जहाँ पर भी हम एक सराउंडिंग, एक बाउंड्री खड़ी करके एक छत रखते हैं और उसके अंदर रहना शुरू करते हैं, उसे घर कहते हैं। जन्म से मृत्यु तक हम जिस ग्रह को बनाकर एक साथ रहते हैं उस व्यवस्था को भी हम घर ही कहते हैं। तो ग्रह का वास्तु, उसको कैसे बनाना है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखनी है, उसको भी हम गृह वास्तु कहेंगे। पूर्व वास्तु का मतलब होता है नगर, शहर, कस्बा, टाउन एरिया, टाउन हॉल, इस तरीके की जो छोटी चीज़ें हैं जिन्हें महानगर नहीं कह सकते, और महानगर से छोटी अवस्था, उसको हम पूर्व कहते हैं। और जो शहर है वो तो शहर ही है। जीवन को सरल बनाने व समूह में एक व्यवस्था के साथ मिलजुल कर रहने के स्थान को हम पूर्व कहते हैं। विरोधाभासी, जिस जगह पर दो प्रकार के सूत्र प्राकृतिक रूप से प्रयोग में लिए गए हैं तथा उनका प्रभाव भी पूरे शहर क्षेत्र में दिखाई देता है, उसे हम विरोधाभास के रूप में देखते हैं। चंडीगढ़ शहर वैसे तो सौंदर्य के मामले में, विलासिता के मामले में, लग्जरी के मामले में बहुत ही खूबसूरत है, पर दूसरी तरफ वहाँ एक विरोधाभास भी है कि जितना ही खूबसूरत है वास्तु के हिसाब से, उतना ही वो फिट नहीं बैठता। वास्तु के हिसाब से जयपुर बसाया गया और जयपुर
अलग ही लेवल पे सुकून देने वाला शहर है। चलिए अगला हेडिंग लिखते हैं, टेम्पल वास्तु, मंदिर वास्तु। मैं मतम मानसार में पढ़ा जा सकता है कि कैसे शिलाओं पर बिना जोड़े सिर्फ आपस में एक दूसरे से फंसाकर मंदिरों व सुंदर शिवालयों का निर्माण आदिकाल से हमारे पूर्वजों द्वारा किया जाता रहा है। अगला हेडिंग है, दुर्ग वास्तु। किले जैसे ग्वालियर का किला दुर्ग वास्तु का सजीव उदाहरण है कि कैसे ग्वालियर का किला एक तरफ बच्चों की शिक्षा कार्य में एक स्कूल के रूप में कार्य कर रहा है और दूसरी तरफ देश की सेवा में जान लड़ा देने वाली सेना के निजी कार्य हेतु भी काम आ रहा है। इसी प्रकार राजस्थान में चित्तौड़ का किला भी देश के बहुत प्रकार से काम आया, जबकि मुगल शासक अकबर ने उस किले पर अपना अधिकार पाने हेतु चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण कर हमारे देश के मासूम निवासियों को लगभग 35,000 भारतीयों को अपनी क्रूर सेना द्वारा मरवा दिया था। अगला हेडिंग, दक्षिण भारतीय मंदिर व वास्तु। दक्षिण भारतीय सभ्यता में वास्तुशास्त्र वहाँ की जीवन शैली में रचा बसा सा है। आज भी वहाँ की पारंपरिक रीतियाँ, हर एक कार्य वास्तु अनुरूप होता है। तिरुपति मंदिर वास्तु के अनुसार ही बनाया गया है। इसी प्रकार जो विशेषताएं मंदिर निर्माण के प्रयोग में ध्यान रखी गई हैं, उन सभी को भी डायरेक्शनल वास्तु की भी दिशाओं को वास्तु कहते हैं। डायरेक्शनल वास्तु को भी दिशाओं का वास्तु कहते हैं। इसके नीचे नंबरिंग करके लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, 3 लाइन बीच में खड़ी खड़ी खींचेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ पेज के 3 पार्ट कर देंगे, लाइन खींचेंगे, नंबरिंग डालेंगे 1 से 10 तक। पहले लिखेंगे हेडिंग, ऊपर हेडिंग लिखनी है दिशाएं एक खाने में, ग्रह दूसरे खाने में, देव तीसरे खाने में। ठीक है, चलिए नंबर 1, पूर्व दिशा। दिशाएं जहाँ पे लिखा है उस खाने में पूर्व दिशा, ग्रह सूर्य देव, देव इंद्र। वैसे ही नीचे लिखेंगे दिशाओं में पश्चिम दिशा, ग्रह शनि देव, देव वरुण। नंबर 3, उत्तर दिशा, बुध ग्रह कुबेर देव।
नंबर 4 दक्षिण दिशा, ग्रह मंगल देव, देव यमराज, यमराज देव। नंबर 5 ईशान दिशा, बृहस्पति देव, देव में लिखेंगे शिव। 6 नंबर पर वायव्य दिशा, चंद्रदेव, देव में लिखेंगे वायु देव। नंबर 7 नैऋत्य दिशा, ग्रह राहु देव, देव में राक्षस देव, देव हटा दीजिए, राक्षस लिखिए केवल। नंबर 8 आग्नेय दिशा, ग्रह शुक्र देव, देव अग्नि देव। नंबर 9 आकाश, ग्रह ब्रह्मदेव, देव ब्रह्मा। नंबर 10 पृथ्वी, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। वैसे पृथ्वी तत्व में दक्षिण दिशा के नियम माने जाते हैं, पर वहाँ पर यम का भी अपना आधिपत्य है। ब्रीफिंग कर लेते हैं। टेम्पल वास्तु, मैं मतम मानसार, 2 किताबें हैं, दोनों का नाम है मैं मतम। मैं जो राक्षस राज मैं थे, राक्षस राज कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो रावण के नाना जी थे। रावण मतलब जिसको रामचंद्र जी ने हराया था, सीता को छुड़ा के लाए थे, उनके नाना जी ने, उनका नाम मैं था, उन्होंने मैं मतम लिखा। मैं के मतानुसार मैं मतम उन्होंने लिखा। मानसार 2 किताबें हैं, दोनों किताबों में पढ़ाया जा सकता है कि कैसे शिलाओं को पढ़ा जा सकता है, पढ़ाया कम बोल रहे थे, पढ़ा जा सकता है कि कैसे शिलाओं को शिलाओं पर बिना जोड़े सिर्फ आपस में एक दूसरे से फंसाकर मंदिर व सुंदर शिवालयों का निर्माण आदिकाल से हमारे पूर्वजों द्वारा किया जाता रहा है। समझे? आज की डेट में ईंट से ईंट को चिपकाने के लिए सीमेंट के मसाले का इस्तेमाल करते हैं, पर उस समय में ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ पत्थर को इस प्रकार काटा कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख दिया और वो खांचे में फिट बैठ गया। अब कुछ भी हो जाए, वो पत्थर हिलेगा डुलेगा नहीं। क्यों? नीचे से और 52 फीट 80 फीट ऊपर मंदिरों की ऊंचाइयां हैं और वो अभी भी भूकंप में कभी भी हिले नहीं। तो ये साइंस है, इसे टेक्नोलॉजी ही कहेंगे ना। दुर्ग वास्तु, किले, जैसे ग्वालियर का किला दुर्ग वास्तु का सजीव उदाहरण है कि कैसे ग्वालियर का किला एक तरफ बच्चों की शिक्षा कार्य के लिए स्कूल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और दूसरी तरफ देश की सेवा में जान लड़ा देने वाली सेना के निजी कार्य हेतु भी आ रहा है। देखिए, किसी भी जो पुरानी इमारत है उसको सील कर देना, जीरो कर देना तो नए लोग कर सकते हैं, पर वैसा बना नहीं सकते और उसका सदुपयोग करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
पर हम सब जगह देखते हैं कि कई बार उसे टिकट लगा के हम प्रदर्शनी के लिए छोड़ देते हैं, पर सही उपयोग जो हो रहा है वो ग्वालियर के किले का हो रहा है। इसी प्रकार राजस्थान में चित्तौड़ एक जगह है, चित्तौड़ का किला भी देश के बहुत प्रकार से काम आया। जबकि मुग़ल शासक अकबर, जिसे सीरियल्स में, टीवी में सब जगह बताया था ग्रेट अकबर, उसने किले पर अपना अधिकार पाने हेतु चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण कर हमारे देश के मासूम निवासियों को, जिसकी संख्या है लगभग 35,000 भारतीयों को अपनी क्रूर सेना द्वारा मरवा दिया था। अगली हेडिंग है दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तु। दक्षिण भारतीय सभ्यता में वास्तुशास्त्र वहाँ की जीवन शैली में रचा बसा सा है। हम जिसे ठुकरा देते हैं मॉडर्न होने की वजह से, साउथ के लोग वो आज जितनी भी पिक्चरें बनाते हैं उसमें हिंदुइज्म ऊपर रहता है। वास्तु, परंपराएं, लोक गाथाएँ, गाँव के रिवाज, गाँव की चीज़ें, वो सब वहाँ पर देखने को मिलती हैं। आज भी वहाँ की पारंपरिक रीतियों में हर एक कार्य वास्तु अनुरूप होता है। तिरुपति मंदिर वास्तु के अनुसार ही बनाया गया है, इसीलिए वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। वास्तु के अकॉर्डिंग ही उसकी वहाँ पर जो मूर्ति लगाई गई है भगवान की, वो मूर्ति भी अपना पूरा असर दिखाती है। वहाँ पर हुंडी लगाई गई है, हुंडी में आदमी अपना जितना भी पैसा होता है, जितना भी चीज़ें होती हैं, सब प्रेम के वशीभूत होकर बालाजी पर न्यौछावर कर देते हैं। इसी प्रकार जो विशेषताएं मंदिर निर्माण के प्रयोग में ध्यान रखी गई हैं, उन सभी को भी डायरेक्शनल वास्तु को भी दिशाओं का वास्तु कहते हैं। डायरेक्शनल मतलब दिशाओं का जो असर है उसके हिसाब से वहाँ के देवता और वहाँ की चीज़ें, वहाँ का सारा कुछ अरेंजमेंट जो है वो सारा वास्तु में दिशाओं के हिसाब से किया गया है। और हमने दिशाएं सारी लिखवा दी हैं, आपने लिखी ही ली होंगी। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना और ध्यान से समझना, ये बहुत ही आवश्यक है। और जहाँ से हमने चैप्टर शुरू किया था वहाँ पे वास्तु का एक इंग्लिश शब्दों को बिठाते हुए परिभाषा बनाई, वैदिक एडवाइज़र टू आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट। वास्तुशास्त्र इज एन अप्लाइड साइंस। आज की पढ़ाई यहीं तक, क्योंकि हमें आधे घंटे का नियम तोड़ना नहीं है। जितने भी लोग भर भर के हमको देख रहे हैं, उन सभी को वास्तु सीखने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग निरंतर सीखते रहिए, लिखते रहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए और दूसरों के जीवन को भी अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से हमारी फर्म है, एस्ट्रो वास्तु शुभम लखनऊ। एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल है, एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से ही हमारा फेसबुक पेज है। लाइक, डिसलाइक, शेयर, व्यूज़, सब्सक्रिप्शन, ये सब कुछ बाई प्रोडक्ट है। मेरा प्रयास आपको वास्तु कंसल्टेंट बनाना है। निःशुल्क रूप से मिल रहे ज्ञान को फालतू ना समझें, यह आपको आपके क्षेत्र में स्थापित कर सकता है। मन लगाकर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। जाहिर है आप लोग भी मन लगा के लिख रहे हैं। नोट्स बनाना बहुत आवश्यक होता है, तो नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि लिखा हुआ आप भूल भी सकते हैं, पर लिखा हुआ कभी भी खोल के रिवीज़न करेंगे
तो सारे पौधे फिर से हरे हो जाएंगे। ठीक है, चलो, राधे राधे।